फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूपीएससी टाइम को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रोवाइड किया है, जिससे मैं एस्पिरेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर सकूँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ। अ, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अभी। अ, उसके पहले मेरा थोड़ा-सा एक ब्रीफ इंट्रो। माय नेम इज़ राणा डे। मैं वाराणसी से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरा स्कूलिंग वाराणसी में ही हुआ है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के लिए एनआईटी जमशेदपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है 2019 में। अ, उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब ज्वाइन किया था इन गुड़गाँव। पार्ट ऑफ द रीज़न ये भी था कि यूपीएससी हमेशा से मुझे देने का आइडिया था, बट एक प्लान बी रेडी रखने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जॉब ज्वाइन किया था एंड उसी जॉब के दौरान मैंने यूपीएससी का प्रिपरेशन चालू किया था। उसके बाद 2021 में मैंने जॉब छोड़ दी एंड 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुए नहीं। फिर से मैंने 1 साल और अटेम्प्ट की एंड 2023 में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया एंड इस बार मेरा मेरिट लिस्ट में रैंक आ गया है। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, सो ये मेरा एक छोटा-सा इंट्रो है। अ, ओके, तो प्रिपरेशन जर्नी का स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जो मुझे आता है बिगिनर्स से, वो ये होता है कि स्टार्ट कैसे करें? यूपीएससी में जो पूरा सिलेबस है या फिर उसको स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन? तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस पे ध्यान से आप एक बार देखिए उसमें, जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसका मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स का, दैट्स इट। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, चाहे वो प्रीलिम्स के हो जाए, चाहे वो मेंस के हो जाए एंड ट्राई टू सी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो सिलेबस से कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक कीवर्ड आता है सिलेबस में, तो जो जनधन योजना पे क्वेश्चंस होंगे या फिर स्वच्छ भारत अभियान पे जो क्वेश्चंस होंगे, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कनेक्शन बिठाने का ट्राई कीजिए, इवन बिफोर रीडिंग एनीथिंग। आप कुछ भी पढ़े उससे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप सिलेबस को समझिए, कि आप व्हाट आर यू गेटिंग इनटू, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद आप जो है टॉपर्स के आंसर्स देखिए, ठीक है? सिलेबस आपने कवर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद आप टॉपर्स के आंसर्स देखिए कि उन्होंने कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है? हाउ डीपली हैव दे रेड कि दे आर ट्राइंग टू दे आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। तो ये हो गया। उसके बाद जब आपको एक अच्छा-सा होलसम आइडिया लग जाए पूरे उसका पेपर के पैटर्न का, चाहे प्रीलिम्स हो जाए, चाहे मेंस हो जाए, उसके बाद आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। तो जब भी आप सोर्सेज़ की बात करें, जब प्रिपरेशन में चालू करते हैं, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पे ही जाइए, ठीक है? कुछ-कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया या फिर पॉलिटी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ना सबसे पहले चालू कर दीजिए। अ, जैसे कि क्लास 10th, 11th, 12th की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, मैं सोर्स पे बाद में आऊँगा अभी, बट उससे आप चालू कर सकते हो। उसके बाद आप धीरे-धीरे स्पेशलाइज़्ड जो है सब्जेक्ट्स में आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट एक सवाल आता है कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? लोगों को समझ में नहीं आता है क्योंकि ऑप्शनल बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना है। तो मैं अपना बता देता हूँ, मैंने सेम वही स्ट्रैटेजी यूज़ किया था कि पहले सिलेबस पढ़ा मैंने, जो एक-एक कीवर्ड्स है उस पे ध्यान दिया और फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, अलग-अलग ऑप्शनल्स के। केमिस्ट्री हो गया या फिर अलग-अलग मैथमेटिक्स हो गया और हिस्ट्री हो गया। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और देखे कि टॉपर्स कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को। जब ये आपको समझ में आ जाए, उसके बाद आप ऑप्शनल्स का चूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरा थिंकिंग ये था कि एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें मेन सब्जेक्ट से मेन जो जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 पेपर्स है, उससे ओवरलैप होना चाहिए, जिससे थोड़ा-सा टाइम भी बच जाए एंड जो एक पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कि स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल एज़ एन ऑप्शनल चूज़ किया था, डिस्पाइट ये कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था नहीं। तो ये ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी हो गया। उसके बाद,
उसके बाद और भी क्वेश्चंस आते हैं। यस, उसके बाद आता है कि टाइम पीरियड, मतलब कैसे आप अपने प्रिपरेशन को अलग-अलग टाइम पीरियड्स में बाँटेंगे। तो आई वुड से कि जब भी आप यूपीएससी अटेम्प्ट करें, तो हमेशा 12 से 14 मंथ का जो टाइम पीरियड है, उतना आप लेके चलिए, ठीक है? 14 से 12 से 14 मंथ बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स, उतना आपके पास एक टाइम पीरियड होना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग एनी एग्ज़ाम, एनी दिस यूपीएससी एग्ज़ाम, क्योंकि यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स। उसका मैं रीज़न बाद में बताऊँगा, बट यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स, इतना होना चाहिए। तो इसलिए आपको 12 से 14 महीने का समय चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग प्रीलिम्स। अब ऑप्शनल मैं बताऊँगा कि जब आप प्रिपरेशन चालू करते हैं, तो ऑप्शनल का सबसे पहले आप चालू कीजिए पढ़ाई। जैसे माई ऑप्शनल वाज़ हिस्ट्री, तो मैंने ऑप्शनल का सबसे पहले प्रिपरेशन चालू किया एंड उसमें 4 से 5 मंथ्स आप खाली ऑप्शनल पढ़िए। दैट इज़ माई थिंकिंग। उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे उठाना चालू कीजिए। और हिस्ट्री से ये एक फ़ायदा था कि अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप जीएस 1 में भी हिस्ट्री आता है और आर्ट एंड कल्चर आता है, तो वो भी कवर हो जाता है। ठीक है? तो ऑप्शनल से आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप धीरे-धीरे अलग सब्जेक्ट्स दूसरे सब्जेक्ट्स में जाइए जब आपका ऑप्शनल क्लियर ये कंप्लीट हो जाए। एंड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन आपका मेंस के साइड बाय साइड ही चलता रहेगा, बिकॉज़ उन दोनों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, बस क्वेश्चंस थोड़े से अलग टाइप के पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स का अगर डेडिकेटेड आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स से चालू कीजिए, दैट इज़ फ्रॉम फ़रवरी। तो आप जून-जुलाई से आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं एंड फ्रॉम फ़रवरी से आप प्रीलिम्स का स्पेशली चालू कीजिए। सो फ़रवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 3 महीना आप प्रिपेयर कर सकते हैं ओनली फॉर प्रीलिम्स, और उसके बाद मई या जून में आपका प्रीलिम्स होता है। सो दिस इज़ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप कैसे-कैसे अलग-अलग टाइम फेज़ में अपना प्रिपरेशन को आप बाँट सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, uh, यस, उसके बाद बुक लिस्ट पे आ जाते हैं कि सोर्सेज़ वगैरह क्या-क्या होती हैं। तो मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेज़ ही यूज़ की थी हमेशा। जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने क्लास 11th-12th का 11th-12th का जो ओल्ड एनसीईआरटी था, वो मैंने रेफ़र किया था। एंशिएंट के लिए मैंने आर एस शर्मा का यूज़ किया था एंड मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपका बिपिन चंद्रा एंड और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लो एंड जैन एंड माथुर। हिस्ट्री का ये था। इकोनॉमिक्स का आपका वही क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बुक आता है एंड नितिन सिंघानिया का एक बुक आता है, वो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए यूज़ किया था। एंड ज्योग्राफी के लिए वही क्लास 12th का जो एक बुक आता है, 2 बुक आता है एक्चुअली 11th और 12th में। तो ज्योग्राफी कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड मेरा प्रिपरेशन था। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटी भी आपका 11th-12th में बुक आता है एनसीईआरटी, उससे स्टार्ट किया, उसके बाद लक्ष्मीकांत हो गया। बट लक्ष्मीकांत एंड ये जो भी सारे बुक्स हैं, दीज़ आर नॉट इनफ फॉर मेंस। प्रीलिम्स में भी आजकल काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो आपको स्टैटिक और डायनामिक एक साथ प्रिपेयर करते रहना है। तो एक क्वेश्चंस मुझे काफ़ी ज़्यादा आता है लोगों से कि करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का सबसे मतलब श्योर एंड सॉर्टेड तरीका है कि रेफर टू न्यूज़पेपर्स डेली। कोई भी आप एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, हिंदू उठा लीजिए या फिर आप द इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, वो आप डेली पढ़िए। दोनों पेपर अच्छे हैं। हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक पेज आता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है, और इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेनर करके एक पेज आता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आप ये दोनों में से कोई भी आप एक पेपर उठा लीजिए एंड आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो डेली करंट अफेयर्स का मैगज़ीन होता है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर आपको डेली नोट्स बनाने होंगे करंट अफेयर्स पे, तो आप किसी एवरनोट पे या फिर किसी पे आप जो डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं नोट मेकिंग, उस पे आप कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक होता है, काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है। तो अगर आप डिजिटल नोट्स बनाओगे तो वो आपको सुविधा रहेगा थोड़ा। ये हो गया करंट अफेयर्स का। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन, इन दोनों को हमेशा साथ में लेके पढ़ना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे करता था कि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, आई यूज्ड टू रिलेट कोई भी न्यूज़ आर्टिकल टू द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि अ, कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट का एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, ठीक है? तो आई वुड गो टू द सिलेबस एंड सी कि ये सिलेबस में कौन से पार्ट पार्ट में है, ठीक है? तो इट इज़ रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड देयर अपॉइंटमेंट्स, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपको पता चल गया कि यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड ये सिलेबस के कौन से पार्ट से है। उसके बाद जब भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से, उस समय ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल आपने पढ़ा है, इसका जो नोट्स आपने बना के रखा है, इसको भी साथ ही में रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? ये आपको बाद में यूज़फुल होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग में यू हैव टू मिक्स एंड मैच बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक पोर्शंस, ठीक है? तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक पोर्शन के साथ अगर प्रिपेयर करेंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी। अ, उसके बाद यस, उसके बाद प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी लोग मेरे से पूछते हैं कि प्रीलिम्स में क्या किया था। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है जो जीएस का पेपर होता है, पेपर 2 होता है वो सीसैट का पेपर होता है। तो जो पेपर 1 है वो आपका ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड रहेगा अगर आप मेंस वाला प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट स्पेशली अगर प्रीलिम्स फोकस अगर 3 महीने में आपको जो पढ़ना रहता है, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल वगैरह के समय में, तो उससे आप पीटी 365 को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पीटी 365 जो है विजन आईएएस का आता है, वो मटेरियल बहुत कंसाइज़ रहता है एंड कम टाइम में आपका काफ़ी करंट अफेयर्स वगैरह वो हो जाता है, कवर हो जाता है। एंड इसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी सारी दी थी। तो आप टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, जीएस पेपर के लिए। बट एक चीज़ है, इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज़ जो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ देंगे, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज़ कीजिए। हर एक क्वेश्चन से जो रिलेटेड कंटेंट है, जो सॉल्यूशन है, वो आप ध्यान से पढ़िए, बिकॉज़ क्या होता है कि यूपीएससी टेंड टू आस्क क्वेश्चन्स फ्रॉम द सिमिलर टॉपिक अगेन एंड अगेन, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि 2021 के मेंस में अ, एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। तो जब मैंने वो क्वेश्चन देखा तो आई अंडरस्टूड कि फाइनेंस कमीशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो 2000 जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो 15th फाइनेंस कमीशन का मैंने सारे क्राइटेरियाज़ एंड टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख लिए थे एंड 2023 में सेम प्रीलिम्स में क्वेश्चन्स आए थे फाइनेंस कमीशन से। उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पूछा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, जिस कंटेंट से, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पे आप ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू कवर द टॉपिक इन अ होलसम वे, ठीक है? जिससे अगर उस टॉपिक से टेंजेंशियली भी क्वेश्चन आए, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। सो ये हो गया आपका जीएस का स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स में। सीसैट का स्ट्रैटेजी ये होता है कि आजकल सीसैट में थोड़ा-सा मैथ का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो आपको थोड़ा-सा मैथ में ज़्यादा टाइम डिवोट करना होगा। तो एक बुक आती है अरुण शर्मा करके, कैट प्रिपरेशन के लिए बुक आती है वो। उसमें आपको पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ टाइम भी नहीं रहता उतना। बट उसमें कुछ-कुछ टिपिकल क्वेश्चन्स के शॉर्टकट्स दिए रहते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके वगैरह। तो वो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स अगर आप करोगे, तो वो कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आपके सॉल्व हो जाएँगे सीसैट में। एंड रही बात पैसेज और वर्बल की, तो आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं। बाय द वे मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैं सबसे पहले पैसेज और जो पैसेज वाले जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले थे, वो मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किए क्योंकि उसमें समय थोड़ा कम लगता है एंड क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं। तो जब मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद मैं क्वांट्स वाले सेक्शन पे गया एंड डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस पे गया। तो उससे आपका सीसैट में थोड़ा आसानी रहेगा। लोग जनरली फँस इसलिए जाते हैं क्योंकि वो लोग क्वांट्स वाले सेक्शन पे ज़्यादा टाइम डिवोट कर देते हैं एंड उनके पास समय नहीं होता है कि वो पूरे पेपर को कंप्लीट करें। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग टाइम, क्योंकि 80 क्वेश्चन से आपको 2 घंटे ही रहते हैं। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं और कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर आपका स्ट्रेंथ है पैसेज और वो वाला, तो आप पैसेज वाले से स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी द सीसैट स्ट्रैटेजी एंड 2021 से जीएस वाला जो पेपर है, उसमें भी थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हुआ है। इन द सेंस कि ऑप्शंस थोड़े से अलग तरीके के डिज़ाइन्स होने लगे हैं आजकल। पहले यू वर एबल टू गेस द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस के थ्रू। बट आजकल ऑप्शंस इस तरीके से डिज़ाइन कर दिए गए हैं कि जैसे ओनली ऑप्शन 1, ओनली 2 ऑप्शंस, ओनली 3 ऑप्शंस,
और 2023 में इस तरीके से आया था कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो ये क्लियरली लग रहा है कि यूपीएससी इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेसिंग। तो जो पहले का स्ट्रैटेजी लोगों का रहता था कि 85 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे जिसमें से काफी सारे गेस होंगे, वो अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो भी गेस कर रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है गलत होने का। तो आप थोड़ा गेसिंग थोड़ा कम कीजिए, अटेम्प्ट कम कीजिए। 60-65 क्वेश्चंस भी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आजकल कट ऑफ बहुत नीचे जा रहा है। पिछली बार, इस बार तो 75 कट ऑफ गया था। तो थोड़ा सा गेस वर्क कम करना होगा जीएस वाले पेपर में। एंड सीसैट में अगर आप टाइम बचा सके, प्रायोरिटाइज कर सके कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो वो बेटर रहेगा। तो ये हो गया प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। मेंस का स्ट्रैटेजी, आई थिंक मेंस डिफिकल्ट नहीं होता है प्रीलिम्स का, लेकिन मेंस का काफी ज्यादा फटीगिंग होता है, क्योंकि मेंस में आंसर राइटिंग रहता है। यू हैव टू राइट अराउंड 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। ठीक है। तो वो वाला जो 20 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स सुनने में आसान लगता है, पहली बार कोई भी सुनेगा। मुझे भी आसान लगा था कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिख लेंगे, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं होंगे। मुझे याद है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चालू किया था, तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था उसके लिए मुझे 40 मिनट्स लग गए थे एक ही क्वेश्चन करने में। आइडियली आपको एक ही क्वेश्चन करने में आपको 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा मेंस के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन बहुत लोगों का नहीं हो पाता। जैसे मैंने डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आप रख सकते हैं ओनली फॉर आंसर राइटिंग। ठीक है, क्वेश्चंस उठाइए और आंसर राइटिंग लिखिए, एंड ट्राई टू कंप्लीट दोज आंसर्स इन द लिमिटेड टाइम। एंड कुछ कुछ तरीके हैं जैसे आंसर राइटिंग में कि कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं, इनसाइट्स आईएएस का जैसे है, उसमें डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस रहते हैं। वो आप आंसर लिख के आप अपलोड कीजिए एंड दूसरे को रिव्यू करने को आप बोल सकते हैं। या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए और उसमें से आंसर राइटिंग चालू कर दीजिए। या फिर व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं टॉपर्स के आंसर शीट निकालता था। आई यूज्ड टू लुक एट द क्वेश्चंस एंड मैं खुद अटेम्प्ट करता था। उसके बाद टॉपर से मैं उसको कंपैरिजन करता था अपने आंसर्स। एंड जहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगता था कि प्रॉब्लम है, उसको मैं सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करता था। तो इस तरीके से आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिकॉज द चैलेंज इज कि आपको आंसर फास्ट ही नहीं लिखने, लेकिन आपको आंसर होलिस्टिक भी लिखने हैं, जिससे लगे कि आपने वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। ठीक है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस फीडबैक लूप है कि आप जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसका एनालाइज कीजिए किसी भी तरीके से, या फिर टॉपर से कंपेयर कीजिए, या फिर किसी फ्रेंड से पीयर रिव्यू करवाइए, कुछ भी करवाइए, बट वो कांस्टेंट एनालिसिस होता रहना चाहिए आंसर राइटिंग का। रिगार्डिंग कि आप आंसर्स कैसे लिखेंगे, वो जैसे जैसे आप आंसर लिखते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। बट मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होता है। तो आंसर राइटिंग जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है इंट्रो, एक होता है बॉडी, और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है। इंट्रो में जनरली लोग स्टार्ट करते हैं इधर विद द स्टैटिक पोर्शन। जैसे मान लीजिए अगर आप पॉलिटी का क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो यू स्टार्ट विद इधर द गिविंग द सर्टेन एक्ट, या फिर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कोट कर सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्टैटिक पोर्शन में आप कोट कर सकते हैं। और जो बॉडी होता है उसमें मेन कंटेंट होता है। ठीक है। तो उसमें आपको जनरली मैं पॉइंट वाइज ही लिखता था। एथिक्स के पेपर में कुछ एक आधा क्वेश्चन में मैं जनरली पैराग्राफ में लिखता था, बट जीएस के सारे पेपर में, जीएस 1 2 3, उसमें जो भी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करता था जनरली पॉइंट वाइज ही मैं लिखता था। एंड जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पॉइंट्स बहुत ही छोटे होने चाहिए। आई मीन 5 6 7 वर्ड से ज्यादा एक अगर आप पॉइंट लिखने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है। और जो 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के लिख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास उतना समय नहीं होता है पॉइंट लिखने का, तो आप क्या कर सकते हो कि फ्लो चार्ट में भी आप बना के दिखा सकते हो। ठीक है। तो वो फ्लो चार्ट आप टॉपर्स के आंसर्स एनालाइज करके कि कैसे वो लोग फ्लो चार्ट यूज करते हैं, उस तरीके से आप कम वर्ड्स में उस फ्लो चार्ट को बना के आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने का ये तरीका होता है कि
आप अलग-अलग डायमेंशंस में जाइए। सबसे पहले सोशल डायमेंशंस क्या है, पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या हैं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन्स है, उसके अलग-अलग डायमेंशंस को कवर कीजिए। कुछ अगर एग्ज़ाम्पल चल रहा है, कोई रीसेंट अगर चल रहा है या फिर आपके पास कुछ डेटा है सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड, तो वो डेटा को आप स्पेशली एग्ज़ाम्पल करके उसको अच्छे से कोट कीजिए, ठीक है? क्योंकि डेटा अगर आप कोट करेंगे तो आपका स्पेसिफिसिटी आंसर में ज़्यादा रहेगा। तो ये आपका आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं इस तरीके से। एंड कंक्लूजन जो होता है, जो उसमें आप जनरली वे फॉरवर्ड आप लिखते हैं। तो मेरा एक था कि मैं जनरली फ्लो चार्ट बना देता था वे फॉरवर्ड में। ठीक है? उसमें क्या होता था कि कम वर्ड्स में आप प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा बना रहे हो, ठीक है? तो आप फ्लो चार्ट में वे फॉरवर्ड आप लिख सकते हो इस तरीके से या फिर आप कोई रीसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आप कोट कर सकते हो या फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में कोई अगर रीसेंट फिनोमेना हुआ है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक पे क्वेश्चन आ गया, तो रिसेंटली अर्थक्वेक कहाँ-कहाँ पे हुआ है, ताइवान में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, वोल्केनो हुआ है, तो कहाँ पे इंडोनेशिया में वोल्केनो आया है। तो वो सब आप कोट कर सकते हो रीसेंट इवेंट्स में। कंक्लूजन में। तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग कीजिएगा और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स को फैशन करना है एंड एक त ये है कि आंसर राइटिंग का कोई एक प्रॉपर परफेक्ट फॉर्मेट नहीं होता है। बहुत तरीके होते हैं एक ही आंसर को अटेम्प्ट करने का। आपने किसी और तरीके से अटेम्प्ट किया है, कोई और दूसरे तरीके से अटेम्प्ट करेगा। बट इन द एंड आपको कव जो टॉपिक है वो होलिस्टिकली कवर करना होगा। एंड कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें मेंस आंसर राइटिंग में से पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना होगा। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो भी क्वेश्चन है उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको मैं अंडरलाइन कर देता था एंड आई यूज्ड टू ब्रेक द क्वेश्चन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड ईच जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है उसको मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करने का कोशिश करता था। ठीक है? तो जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा, उसको एनालाइज कीजिए 5 से 10 सेकंड्स, उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी बना के आंसर राइटिंग चालू कीजिए। ये थोड़ा-सा ओवरवेलमिंग लगेगा, शुरू-शुरू में आपको 40 मिनट्स लग सकता है, 45 मिनट्स लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम आंसर राइटिंग कर रहे हैं। बट जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाइएगा, आपका आंसर राइटिंग होता जाएगा, अच्छा और अच्छा होता जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी मेरा ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। एंशिएंट के लिए मैंने इग्नू नोट्स रेफर किए थे एंड ओल्ड एनसीईआरटी जो था आर एस शर्मा वाला, वो मैंने रेफर किया था एंड उसके बाद जो मेडिएवल हिस्ट्री था उसके लिए मैंने सतीश चंद्रा का बुक रेफर किया था और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा एंड प्लासी टू पार्टीशन जो बुक था फ्रॉम शेखर बंदोपाध्याय, वो मैंने रेफर किया था एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जैन एंड माथुर एंड नॉर्मन लो एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा का रेफर किया था। तो ये बुक लिस्ट हो गया एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने क्या किया था कि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री करके एक वेबसाइट आता है, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट रहता है। कुछ-कुछ कंटेंट जो होता है वो आपको बुक से अच्छे से कवर नहीं हो पाता है। तो वो जो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री है उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट वगैरह रहता है। तो आप सेल्फ स्टडी हिस्ट्री आप कर सकते हो उसमें एंड उसके बाद उसमें टेस्ट सीरीज़ भी होता है, आप टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हैं एंड यही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहता है फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट। अ, ओके एंड ओके, तो ये हो गया प्रीलिम्स एंड मेंस का स्ट्रैटेजी। अ, उसके बाद अच्छा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं पूरा एक बार अपना जर्नी बता दूँ, स्ट्रैटेजी बता दूँ, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस को रेफ़र करूँगा, ठीक है? तो प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस फॉर अ बिट नाउ एंड उसके बाद इंटरव्यू स्ट्रैटेजी के लिए मुझे बोला गया था, तो इंटरव्यू स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास मोर देन इनफ समय रहता है। मेंस का रिज़ल्ट निकलता है जनरली अक्टूबर में। उसके बाद आपका इंटरव्यू जनरली स्टार्ट होता है फ़रवरी में और फ़रवरी, मार्च, अप्रैल तक पूरा इंटरव्यू चलता है आपका। तो इंटरव्यू में आप क्या कर सकते हैं कि ट्राई टू रीड 2 टू 3 न्यूज़पेपर्स, ठीक है? जैसे मैं हिंदू और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस और एक इकोनॉमिक टाइम्स का पेपर भी मैंने किया था। तो
तो आप 3 न्यूज़पेपर कर सकते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो थोड़ा-सा बेटर होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज चेक नहीं होता, आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक किया जाता है और उसमें इज़ अ बिग पार्ट इज़ दिस हाउ यू स्पीक, हाउ यू प्रेज़ेंट योर आंसर्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल को आप ढूँढ सकते हो एंड आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो आपस में। जो भी डेली न्यूज़ आता है उस पे आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। ट्राई टू इम्प्रूव योर द वे ऑफ स्पीकिंग एंड हाउ यू पुट योर पॉइंट्स फॉरवर्ड। कुछ-कुछ आंसर करने के कैसे तरीके होते हैं, हाउ टू बी डिप्लोमैटिक इन पॉलिटिकली पोलराइजिंग क्वेश्चंस इन द इंटरव्यू। आप इस तरीके से आप कर सकते हैं यूपीएससी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन। ठीक है? सो दिस वाज़ माय एंटायर जर्नी। उसके बाद कुछ-कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन है सर प्री के 2 वीक हैं। अ, सो पीके मीना व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? प्री के 2 वीक है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ओके। एक क्वेश्चन है कि मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखने चाहिए? ओके। सो मल्टी डायमेंशनल आंसर्स में वही है कि जैसे कोई भी टॉपिक है, तो उस टॉपिक में आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर सोचिए। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या होगा, लीगल डायमेंशंस क्या होगा, इकोनॉमिक डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है? एंड आपके एनवायरमेंटल डायमेंशंस क्या होंगे? इन डायमेंशंस पे आप सोचिए कि वो इस टॉपिक से कैसे रिलेट हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल्स भी देख सकते हैं, ठीक है? उससे आपका जो है कंप्लीटनेस आता है आंसर में। तो इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख सकते हैं। अ, पीवाईक्यू से क्वेश्चंस एग्ज़ैक्ट क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते पीवाईक्यू से, बट टॉपिक हमेशा रिपीट होता है। जैसे मैंने बताया फाइनेंस कमीशन का जो क्वेश्चन था, वो रिपीट हुआ था। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन एक आया था इस बार प्री में, वो भी पिछले साल के कुछ-कुछ क्वेश्चन से रिपीट हुआ था। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, नॉट जस्ट द क्वेश्चन लेकिन जो जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं पेरिफेरल एरियाज़ में वो भी आप कवर कर लें, तो आप को काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। अ, सो यस एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? ओके। एक कुछ-कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूँ कि मेरे कुछ-कुछ टिप्स हैं कि रिगार्डिंग कि लोग पीपल जनरली प्रायोरिटाइज़ रीडिंग रादर दैन राइटिंग। तो रीडिंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइटिंग, क्योंकि आप जब कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो थ्रू राइटिंग, आपका जो भी आपने पढ़ा हुआ है, वो बेकार हो जाएगा। सो प्रायोरिटाइज़ राइटिंग एज़ वेल एंड रीडिंग एज़ वेल। तो ये मेरा एक टिप्स था एंड दैट्स इट एंड इज़ नॉलेज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट आल्सो रिलेवेंट? अ, नॉट नेसेसरीली। अगर फाइनेंशियल मार्केट में मान लीजिए कि सेंसेक्स आज कितना है, कल कितना है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज ज़रूरी नहीं है। बट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आप ज़रूर से एक बार पढ़ लीजिए कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इससे कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ वगैरह आए थे, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्या होती हैं? तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए एंड उसके बाद जैसे मान लीजिए सेंसेक्स अगर बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, तो व्हाट आर द इकोनॉमिक रीज़न्स बिहाइंड दिस? अगर आरबीआई ने फेड रेट्स हाइक कर दिए या फिर कुछ कर दिए, तो वो उसका इम्प्लीकेशन इंडियन इकोनॉमी पे कैसे होता है, फाइनेंशियल मार्केट में कैसे होता है, वो आपको बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बट जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वो है कि यहाँ पे इतना ब्रोकरेज मिल रहा है, वहाँ पे, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इज़ डिप्लोमैटिक इन इंटरव्यूज़ एडवाइजेबल? आई वुड से कि जब भी कोई पोलराइजिंग क्वेश्चन पूछा जाए, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अ, कोई भी एक साइड की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि शुड वी लीगलाइज मैरिटल रेप, ठीक है? तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि डेफिनिटली इंडिया इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे मैरिटल रेप अभी भी इल्लीगल नहीं है। तो it would be better for women empowerment to legalize marital rape, but कुछ कुछ कंटेंशंस हैं जैसे कि हाउ टू प्रिवेंट फेक केसेस एंड जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए इस तरीके से। सो यू ऐसे कर सकते हैं कि आप दोनों साइड्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप एक साथ प्रेजेंट करेंगे इन अ होलिस्टिक वे,
तो आप ज़्यादा मैच्योर एंड न्यूट्रल थिंकिंग वाले लगेंगे रादर देन सपोर्टिंग वन साइड एक तरीके से। ओके। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट सपोर्ट यू गॉट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द प्रिपरेशन। जनरली मैंने देखा है सोशल मीडिया में भी और लोगों को भी कि दे यूज्ड टू ग्लोरीफाई यूपीएससी प्रिपरेशन इन अ वे कि वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं किसी कैलाश पर्वत पे जाके एकदम अकेले रूम बंद कर लेंगे, किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं। सो आई थिंक कि ये काफी ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव भी होता है। अ, आपका फिजिकल और मेंटली हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान। तो आई वुड से कि आप फैमिली से बात करते रहिए एंड कांटेक्ट विद योर फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ज़्यादा कांटेक्ट मत कीजिए कि आप पार्ट कल इधर घूमने निकल गए, उधर घूमने निकल गए, ठीक है? तो लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से टच में रहिए, ठीक है? ट्राई टू लोअर योर स्ट्रेस थ्रू देयर उनके साथ इंटरेक्शन करके आप अपना थोड़ा-सा स्ट्रेस कम कर सकते हैं और आप मेंटली साउंड रहेंगे। ठीक है? क्योंकि मेंटली अलर्टनेस और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है? एंड व्हाट वाज़ योर डेली रूटीन ऑफ स्टडी? ओके। तो मैं डेली 8 से 9 आवर्स पढ़ता था। आई यूज्ड टू वेक अप एट अराउंड 6:30 एंड 7:30 8 से मैं पढ़ना चालू कर देता था। उसके बाद मैं 1 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद खाना जो लंच होता था, लंच के बाद मैं 2 बजे से फिर पढ़ना चालू करता था। शाम को 6 बजे तक पढ़ना, फिर थोड़ा-सा स्नैक्स वगैरह करके 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक। तो 8 से 9 घंटा एट मैक्स होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 14 घंटा, 15 घंटा डेली आप मग करोगे, क्योंकि फिर से वही मेंटल हेल्थ वाला इश्यू आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। तो 8 से 9 आवर्स अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 14 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तीसरे दिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। यूपीएससी में कंसिस्टेंसी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप डेली पढ़ रहे हैं, तो आपका एक डेली ज़ोन में आप आ जाते हैं एंड अगर आप डेली रिवाइज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका जो है कंटेंट आपके दिमाग में रिटेन करता है। ठीक है? तो डेली पढ़िए बट 8 से 9 आवर्स पढ़िए, उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ने जाएँगे तो आई आई गेस थोड़ा-सा स्ट्रेस आने लगता है। सो दैट वुड बी द डेली रूटीन। Okay. Apart from studies, what kept you going in your preparation? Okay. uh, आई वुड से फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने घर पे रह के ही प्रिपेयर किया था। मैं कभी दिल्ली नहीं गया मैं। ऑनलाइन प्रिपरेशन मेरा पूरा था। तो एक फ़ैमिलियल सपोर्ट रहता है। फैमिली हमेशा सपोर्ट करती थी कि यू हैव टू कोई ज़रूर मतलब गिव योर बेस्ट, यू आर अटेम्प्टिंग द टफेस्ट एग्ज़ाम इन द कंट्री एंड वी आर विथ यू। सो ये था। एंड एक चीज़ मैं हाइलाइट करना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया था कि 2019 के बाद मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब जॉइन किया था एंड आई वर्क देयर फॉर 2 आवर्स 2 इयर्स। जब मैंने 2 इयर्स का वर्क एक्स ले लिया, उसके बाद आई जम्प्ड इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन आफ्टर लीविंग जॉब। तो इससे क्या रहता है कि आपका स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाता है बिकॉज़ यू ऑलरेडी हैव अ प्लान बी। यूपीएससी में अगर सिलेक्शन ना भी हुआ तो यू हैव अ अल्टरनेट करियर ऑप्शन वेटिंग फॉर यू। ठीक है? तो इससे थोड़ा-सा स्ट्रेस कम होता है और मेंटली आप थोड़े से हेल्दी रहते हैं इसमें। तो ऑलवेज़ कीप योर ऑप्शंस ओपन, ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टेट सिविल सर्विसेज़ का भी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है? आरबीआई का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट में जाना है तो वो भी आप ऑप्शंस अपना खुला रख सकते हैं। तो ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। अ Uh, what was your go-to thing for unwinding yourself after studies? यस, डेली पढ़ने के बाद थोड़ा-सा बोरियत हो जाता है, तो आई यूज्ड टू ब्राउज़ द यूट्यूब एंड यूट्यूब में भी जो भी अच्छे-अच्छे चैनल है यूपीएससी प्रिपरेशन से, जैसे कि स्टडी आईक्यू हो गया या फिर सनसद टीवी हो गया, उसमें डिबेट्स देख लिए या फिर स्टडी आईक्यू से जो भी करंट अफेयर्स के जो भी वीडियोज़ हैं, वो देख लिए या फिर वर्ल्ड अफेयर्स हो गया, उसमें अच्छे-अच्छे जो चैनल हैं, पाथफाइंडर है, उसमें जो अच्छे-अच्छे वीडियोज़ हैं, वो मैंने देख लिए। तो उससे थोड़ा-सा जो है अ, मोनोटनी जो होता है वो कम होता है यूट्यूब में। आप इस तरीके से मेरा ये था। कैन वी स्किप न्यूज़पेपर और इट इज़ मैंडेटरी?
आई वुड से कि जहाँ तक हो सके ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा रहेगा। आई यूज्ड टू नेवर स्किप न्यूज़पेपर, और इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का डेली करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन आता था, वो भी पढ़ता था। एंड देन आई यूज्ड टू मेक नोट्स बिकॉज़ करंट अफेयर्स इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन यूपीएससी। यू हैव टू स्टडी स्टैटिक पोर्शन, लेकिन आपको डायनामिक पोर्शन भी कवर करने हैं। तो आई वुड से कि डेली न्यूज़पेपर आप पढ़िए, रूटीन बना के पढ़िए। So newspaper is of utmost importance. When to make notes, sequence from beginning to final notes. आई वुड से कि आप जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हैं, जैसे व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, अगर मैं कोई एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पॉलिटी का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो पार्लियामेंट का चैप्टर मैंने एक बार पढ़ लिया, देन आई यूज्ड टू मेक नोट्स। ओके। थोड़े से, और क्या करना चाहिए कि थोड़े से नोट्स कंसाइज़ होने चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार में अगर देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो पूरा टॉपिक आपका रिवाइज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिगिनिंग से एंड तक नोट्स बना सकते हैं। Uh, as a starting from now as a beginner, is there sufficient time for CSE 25? बिल्कुल, बहुत समय है। दिस इज द राइट टाइम टू प्रिपेयर। मई जून में अगर आप प्रिपरेशन चालू करेंगे, तो इट इज एनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज। अभी से आप अगर चालू करेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑप्शनल से प्रिपेयर करना चालू कीजिए। एंड आप अभी मेंस का प्रिपेयर कीजिए, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके बाद फरवरी में आप स्विच कर जाइएगा, 2025 फरवरी में आप स्विच कर जाइएगा टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उसके बाद जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो फिर 3 मंथ्स का प्रिपरेशन का टाइम रहता है फॉर मेंस। उसमें आप व्हाट यू कैन डू इज ओनली रिवाइज व्हाट यू हैव रेड एंड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड गिव मॉक टेस्ट। ये 3 चीजें करनी है। कोई भी नई टॉपिक्स, कोई भी नई चीजें नहीं पढ़नी है। ओके। ओके। व्हेन टू डू वैल्यू एडिशन वर्क। ओके। एज यू सेड, घर से तैयारी की है, आंसर राइटिंग कैसे मैनेज किया, आई मीन, okay, so how did I prepare answer writing preparing from the home? So this is the question. um, there are various websites available online. For example, Insights IS is one of those, जहाँ पे डेली क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक क्वेश्चन उठाइए एंड प्रैक्टिस द आंसर, एंड फोटो खींच के आप यू कैन अपलोड द आंसर्स एंड यू कैन आस्क फॉर अदर्स टू पीयर रिव्यू इट। एक तरीका ये हो गया। दूसरे हो गए कि आप टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं आंसर राइटिंग का, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन write the answers and you can post it in the telegram group and anyone other can check it। तीसरा हो गया कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट दीजिए एंड उसके बाद वहां से जो भी चेक होके आएगा, उसके उस पे आप फीडबैक लीजिए। एंड चौथा हो गया कि आप टॉपर्स के साथ, जो टॉपर्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं, वो आप आंसर राइटिंग करके टॉपर से अपना आंसर मिलाइए। ये सेल्फ एनालिसिस हो गया। तो इससे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठे बैठे। दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से। ओके। टाइमलाइन, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीशन एंड रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, राइट। तो आई वुड से कि मैंने अपना प्रिपरेशन जुलाई से चालू किया था। तो जुलाई से सितंबर तक मैंने अपना ऑप्शनल ही पढ़ा, जो कि हिस्ट्री था। एंड हिस्ट्री में मेरा आर्ट एंड कल्चर भी कवर हो गया था। तो हिस्ट्री में मैंने क्या किया कि आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू मेक नोट्स एंड देन आई यूज्ड टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज वेल। ठीक है। तो 3-4 महीना आप आराम से अपने ऑप्शनल में दे सकते हैं। उसके बाद यू कैन स्टार्ट रीडिंग अदर सब्जेक्ट्स एज़ वेल। फॉर एग्जांपल पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम 20 से 25 डेज़ लगेंगे। पॉलिटी का पढ़ के, लक्ष्मीकांत पढ़ के आपका नोट्स बनाने में। इकोनॉमिक्स में भी वही चीज़ है, 20 से 25 डेज़ लगेंगे। ज्योग्राफी में आपको थोड़े और कम समय भी लग सकते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम होता है। तो 10 से 15 डेज़ हो गए। इंटरनल सिक्योरिटी में और कम लगेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस जो हो गए, इट इज़ मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड, बट कुछ-कुछ स्टैटिक पोर्शंस आपको कवर करने होते हैं, जैसे इंटरनेशनल बॉडीज़ हो गए, बायलैटरल रिलेशंस हो गए, ठीक है? तो उसमें आपको 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। एथिक्स के पेपर मुझे एग्ज़ैक्टली याद है, मुझे 10 दिन में कंप्लीट हुए थे एथिक्स के पेपर। एंड जहाँ तक बात रही एसे राइटिंग की, एसे राइटिंग तो आपको थ्रू आउट द मतलब ईयर कर सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है एसे राइटिंग में। आप टॉपर्स के आंसर्स देख सकते हैं फॉर अ रेफरेंस, एंड आप प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में।
सो इस तरीके से आप टाइमलाइन आप कर सकते हैं। 20-25 डेज़ से ज़्यादा एक सब्जेक्ट में आप मत दीजिएगा। बट हाँ, ऑप्शनल के लिए आप 3 से 4 मंथ्स दे सकते हैं। अ, ओके। पॉलिटी टीचर ऑन यूट्यूब अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे पॉलिटी के। वो काफ़ी अच्छे होते हैं पॉलिटी में। तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके। डू यू थिंक हॉबीज़ आर अ गुड वे टू रिलीज़ स्ट्रेस और इट मे बी हेल्पफुल इन द इंटरव्यू? आई वुड से कि यूपीएससी जब प्रिपरेशन करते हैं तो हॉबीज़ फ़ॉलो करने का उतना समय रहता नहीं है। आई मीन पर्सनली मेरा हॉबी है टू प्ले पियानो। बट मैंने कभी अपना परस्यू कर नहीं पाया जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था। बट इंटरव्यू का जब बात आता है तो आई मीन व्हाट यू कैन डू इज़ इंटरव्यू के लिए आपके पास 3-4 महीना होते हैं, उसमें आप थोड़ा-सा हॉबी को अपना रिविज़िट कर सकते हैं एंड हॉबी बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उससे आप इंटरव्यू में क्लियर कर सकते हैं। बट आई वुड से कि अगर हॉबी में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, अगर आप कोई फ़िक्शनल बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक उतना समय रहता नहीं है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो, हॉबी के लिए। ओके। If I start now, is there any hope for me to crack UPSC in the upcoming year? Definitely, there is a lot of hope in uh, clearing UPSC in the next year. अभी बहुत समय है. As I've said, 12 to 14 months is enough for preparing UPSC. Uh, so the question is, ethics paper is very lengthy. What was your strategy to attempt the paper? Okay, right. Yes, this is a very relevant question. That ethics paper is very lengthy. एथिक्स में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ द स्टैटिक क्वेश्चंस बेस्ड पार्ट होते हैं एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसमें केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं एंड केस स्टडीज़ आर वेरी, वेरी लेंथी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि केस स्टडीज़ में एक क्वेश्चन में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है केस स्टडीज़ में। तो आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज़ केस स्टडी। तो केस स्टडी में मैं आई यूज्ड टू स्टार्ट इन द केस स्टडीज़ एंड उसमें 6-7 क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक 7 क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडीज़ के 6 या 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको यू ट्राई टू कंप्लीट इट इन अराउंड 1 आवर 40 मिनट्स में अगर आप कंप्लीट कर सकते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। उसके बाद आप स्टैटिक वाले पोर्शन में जो फर्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं उस पे आप कर सकते हो। बट यही है कि केस स्टडीज़ में आपको रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड रिगार्डिंग जो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें आप समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि यूज़ लॉट ऑफ फ्लो चार्ट्स क्योंकि एथिक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज़ करने का ऑप्शंस रहता है, ठीक है? जैसे एटीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, ठीक है? उसमें आप बबल्स बना के आप फ्लो चार्ट में कर सकते हैं, ठीक है? तो यू कैन रेफर द टॉपर्स आंसर शीट्स इन दैट एज़ वेल कि उन्होंने कैसे फ्लो चार्ट्स यूज़ करके कम वर्ड्स में अपना समय बचा के दे हैव कंप्लीटेड द आंसर्स, ठीक है? सो इन दैट वे यू हैव टू मैनेज टाइम इन द एथिक्स पेपर। हाउ मेनी टेस्ट सीरीज सफिशिएंट फॉर बोथ प्री एंड मेंस? ओके। मेंस का मैं बता दूं आई अटेम्प्टेड अराउंड 55 फुल लेंथ टेस्ट्स, ठीक है? 3 आवर्स का मैंने 55 टेस्ट दिए थे। तो मतलब मेरे मैंने 3 साल का प्रिपरेशन किया है। तो उसमें मैंने 2 बार टेस्ट सीरीज लिया था, एक बार 2022 में एंड एक बार 2023 में मैंने टेस्ट सीरीज लिया था। तो आप देखिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज कब तक आपके हाथ में फ्लुएंसी आ रहा है, हाउ वेल यू आर एबल टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है? जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आपको यू हैव टू कीप गिविंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। बहुत लोग 10-15 टेस्ट सीरीज में ही दे हैव द फ्लुएंसी टू राइट द एंटायर टेस्ट इन 3 आवर्स, लेकिन बहुत लोग को बहुत ज्यादा टेस्ट लगते हैं। जैसे मुझे पर्सनली मैंने 55 टेस्ट के करीब टेस्ट सीरीज दी थी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। उसके बाद आई वाज एबल टू कंप्लीट द पेपर इन 3 आवर्स। तो इट इज एंटायरली अप टू यू, ठीक है? अबाउट द टेस्ट सीरीज एंड रिगार्डिंग द प्रीलिम्स, आई थिंक प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। 10 to 15 टेस्ट सीरीज इज मोर देन एनफ फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में देर इज सफिशिएंट टाइम फॉर द जीएस पेपर एटलीस्ट। सीसैट पेपर में यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट। ऑल क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो दिस इज रिगार्डिंग द हाउ मेनी टेस्ट सीरीज यू कैन टेक इन प्रीलिम्स एंड मेंस। Okay, you are in dilemma of joining a coaching or preparing with self study. Okay, राइट। यस, ये डायलेमा हमेशा होता है कि कोचिंग ज्वाइन करें या फिर सेल्फ स्टडी प्रिपेयर करें। तो माय सजेशन वुड बी कि आप अभी अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि पेपर आप सिलेबस देखिए।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और टॉपर्स के आंसर्स देखिए, ठीक है? कि हाउ आर दे अटेम्प्टिंग, ठीक है? अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो ट्राई टू रीड द एनसीईआरटीज़ एज़ वेल। उसमें अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम लग रहा है एंड यू थिंक कि यू वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस एंटायरली थ्रू योर सेल्फ स्टडी, देन यू आर फ्री टू जॉइन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, any coaching institute of your choice. But if you are well and good confident, ठीक है, कि अगर आप कंप्लीट कर लोगे सिलेबस को एंड यू आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आई वुड से कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग इन दैट रिगार्ड। कि सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा समय भी बचता है एंड जब आप किसी भी टॉपिक को खुद से पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेन भी करता है। सो देर आर ऑब्वियस बेनिफिट्स इन फेवर ऑफ सेल्फ स्टडी एज वेल। बट अगर आपको कुछ कुछ इश्यूज में प्रॉब्लम है या फिर कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू ज्वाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन इट फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ओनली। कुछ कुछ लोग करते हैं कि दे ज्वाइन फॉर ऑल द क्लासेस, GS1, GS2, GS3। कुछ कुछ टॉपिक्स में, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को हिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो हिस्ट्री का जो जीएस का है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोचिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इन ज्वाइनिंग विच क्लासेस एंड व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट in those coaching institute, in those coachings. So that would be my strategy for that. So in the future, can we see you opening your YouTube channel? uh, यार देखो, अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है। इफ आई फील द नीड कि एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रिगार्डिंग द हेल्प एंड ऑल, सो आई वुड सी कि अगर यूट्यूब चैनल से अगर हो सकता है देन आई वुड ओपन, बट अभी तो एज सच मेरा कोई प्लान नहीं है यूट्यूब चैनल ओपन करने का। Okay, as you said, polity in 20 days, you have completed polity in 20 days. When do you plan to revise? Right, that is a very good question. Uh, रिविजन जो है, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं स्टैटिक पोर्शन पहले कंप्लीट करता था, उसके बाद आई यूज्ड टू राइट आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के बाद मैं क्या करता था, कोई और सब्जेक्ट लेता था, वो मैं उसको मैं 15 से 20 डेज में कंप्लीट करता था। उसके बाद I used to go back to the polity, revise it, and then practice answer writing for polity, and then again come back to this new subject. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने पॉलिटी पढ़ा, फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, पॉलिटी कंप्लीट किया, मैंने नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, फिर मैंने इकोनॉमिक्स पे आया, इकोनॉमिक्स का मैंने नोट्स पढ़ा, नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, फिर आई यूज टू गो एंड रिवाइज पॉलिटी, उसके आंसर राइटिंग किए, फिर आई यूज टू कम बैक एंड रिवाइज इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद आंसर राइटिंग किए। इस तरीके से तो व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जब मेंस और प्रीलिम्स के बीच में समय रहता है 3 मंथ्स का, उसमें मैंने खाली एंड खाली रिविजन पे प्रायोरिटाइज किया था। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे मान लो कि आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट GS1, तो GS1 में जो जो भी पेपर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, सोशल इश्यूज हो गए, इस तरीके से हो गए, ठीक है। तो ऑल दोज नोट्स में आई यूज्ड टू रिवाइज दोज, उसके बाद आई यूज्ड टू अटेम्प्ट द पेपर। तो आपको कंटिन्यूअस रिविजन एंड कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट देते जाना है। This would be the preparation, the final leg. This will be the strategy in the final leg of your preparation journey. ठीक है, तो रिविजन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। आपको रिविजन को अपने शेड्यूल में इनकलकेट करना ही होगा इफ यू वांट टू रिटेन द स्टफ व्हाट यू हैव रेड। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर यू हैव टू फोकस मोर ऑन स्टैटिक और करंट अफेयर्स, राइट। देखिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। इस सब में स्टैटिक का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एंटायरली करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। और कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें देयर इज़ अ गुड मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक पोर्शन एज़ वेल, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गया। इन दोनों में, इनमें यू आर यू गेट अ गुड मिक्स ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक एज़ वेल। तो आपको अगर ये आइडिया है कि व्हाट टू फोकस एंड व्हिच वन टू फोकस, तो आई वुड से कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखिए कि विच ऑफ द क्वेश्चंस बिलोंग टू द करंट अफेयर्स एंड विच ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में स्टैटिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट में आपका करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री सोर्स लाइक न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी फॉर न्यू यूपीएससी पैटर्न। ओके, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी रेफर किया था, RS शर्मा का, दैट इज वेरी गुड। Which pen you used for writing in the mains? Okay, I used gel pen, रेनॉल्ड्स का 10 रुपए वाला जेल पेन आता है,
that is more than enough for this for writing mains. So okay, right. Time management and daily targets for CSE. Okay. आई वुड से कि डेली टारगेट्स आप से ज़्यादा बेटर है आप एक टाइम पीरियड में टारगेट रखिए। जैसे आई वुड से कि अगर पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो ट्राई टू कंप्लीट इट इन 20 डेज। ठीक है, डेली टारगेट्स बहुत लोग सेट करते हैं एंड दैट मे बी देयर स्ट्रेटजी, बट डेली टारगेट्स मैंने कभी भी सेट नहीं किया। तो आई वुड से कि आप अपना जो है टाइम पीरियड का टारगेट रखिए एंड टाइम मैनेजमेंट आई वुड से कि आप 8 से 9 आवर्स एनफ है, मोर देन एनफ है। उससे ज़्यादा अगर आप जैसे प्रीलिम्स से मेंस के बीच में यू कैन स्लॉग अप टू 12 आवर्स 13 आवर्स, उस समय हो जाता है क्योंकि उस समय यू हैव गॉट ओनली 3 मंथ्स टू प्रिपेयर। बट अगर आप इन द लॉन्ग रन अगर आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो 8 से 9 आवर्स इज मोर देन एनफ फॉर दिस। आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ यूट्यूब व्हेन आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग स्टिल आई नीड कोचिंग, राइट। सो यस, अगर आप यूट्यूब रेफर कर रहे हैं एंड फिर भी अगर आपको लग रहा है कि समथिंग यू आर मिसिंग, देन ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज फ्री टू join any coaching institute for this. Yes, that would be that it totally depends on the aspirant, उनका कौन से चीजों में दिक्कत हो रहा है, it totally depends on you, so you are free to join any coaching institute for this. Distractions you avoided, I would say कि social media से थोड़ा सा दूर रहिए, because whenever you are on social media, especially on Instagram, and you see your friends, you know, living their life to the fullest and going to the convivial parties, and आपको थोड़ा सा फोमो टाइप का हो जाता है कि यू आर मिसिंग आउट ऑन ऑल दोस थिंग्स, स्पेशली इन द पीक ऑफ योर लाइफ इन द मिड 20s। तो आई वुड से कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। मेरा ये था कि मैं इंस्टाग्राम से कम्प्लीटली हट गया था, फेसबुक से कम्प्लीटली हट गया था, ओके मैं ट्विटर से कम्प्लीटली हट गया था। तो सारे जो भी सोशल मीडिया से थे आई कम्प्लीटली स्विच देम ऑफ। तो इससे डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा से कम होते हैं। ओके ओके ओके, in coaching they teach current oriented, how you prepare this with the study। लाइक आई सेड कि करंट अफेयर्स से अगर कुछ प्रिपेयर करना हो तो न्यूज़पेपर आप डायरेक्ट रोज पढ़िए, एंड किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जैसे विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है, उसमें जो भी आज के न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में उसका डिटेल्ड एनालिसिस रहता है। ठीक है, तो उसमें पॉइंट वाइज दिए रहते हैं, उसके आप नोट्स बना सकते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपका एक मंथली डाइजेस्ट भी आता है विजन आईएएस का। ठीक है, नवंबर मंथ का हो गया, अक्टूबर मंथ का हो गया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप वो भी पूरा रेफर कीजिए। जो भी करंट अफेयर्स है उसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अलग से नोट्स बना लीजिए, अपने स्टैटिक नोट्स के साथ रख लीजिए। इन दिस वे यू कैन फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एंड यू कैन मिक्स इट with the static portion as well. Any advice for us who are attempting next? I would say कि strategies तो बहुत सारे हैं, but take some time and figure out the strategy what works for you। ठीक है, every person is unique in their own way, and इसीलिए उनका strategy भी कुछ हद तक यूनिक होता है, कुछ हद तक आपको वो चीज़ करनी ही होंगे जो पहले के टॉपर्स ने किया है। सो आई वुड सजेस्ट कि you know, take some time, figure out your own strategy and attempt it with full confidence। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि आप एक प्लान बी भी ऑलवेज रेडी रखिए, जिससे आपका थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम हो जाए, क्योंकि जनरली क्या होता है लोगों का कि दे हैव नॉट गॉट एनी प्लान बी, तो उनके पास एक अलग से प्रेशर रहता है, अलग उनका मेंटल स्ट्रेस रहता है, जिससे वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स देन दिस कि बाकी सब तो मैंने बता ही दिया, प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी क्या है, मेंस के स्ट्रेटजी क्या है। सो या मॉक इंटरव्यूज, राइट, mock interviews post interview, yes, mock interview post interview is very important। मैंने पर्सनली मैंने 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज दिए थे, बट आप 5 से 6 भी मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि यस, मेंस के बाद यू कैन डेफिनेटली गो टू दिल्ली एंड गिव सम मॉक इंटरव्यूज ऑफलाइन। उसके बाद अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे तो यू कैन गिव ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज एज वेल, बट आई वुड से प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू। एंड एज आई सेड कि ग्रुप डिस्कशन में आप डेली अटेंड करना, क्योंकि मॉक इंटरव्यू आप 1-2 दिन दोगे, बट डेली डिस्कशन अगर आप करोगे तो इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल, इट इम्प्रूव्स योर
थॉट स्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो उससे आप यू विल बी एबल टू बेटर आंसर इन द इंटरव्यू। ओके। How to make daily, weekly and monthly targets so we can conquer our syllabus. डेली आई वुड से कि डेली टारगेट मत रखिए। कीप योर टारगेट्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम कि 20 डेज में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। इन दैट वे आप कर सकते हो। डेली टारगेट्स में क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस भी ज्यादा आ जाता है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस। तो एक किसी टाइम पीरियड में यू कैन कीप दिस एंड यू कैन कंप्लीट द प्रोसेस। ओके। Sorry for repeating the question. I'm watching videos and then read the books, and it's understandable. Still, I need to join coaching part of. Okay. देखिए, फोमो तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नॉट एवरीवन इज ज्वाइनिंग द कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरे बहुत सारे लोगों से बातचीत हुआ है हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी फ्रॉम होम विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इज नेवर अ नेसेसरी ऑप्शन। ठीक है, तो नेवर गो इनटू द फोमो। और अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग आप सेल्फ स्टडी से लेकर कर रहे हो या फिर कोचिंग से पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, बहुत लोगों के पास लॉजिस्टिकल इश्यूज होते हैं कि वो दिल्ली नहीं आ पाते हैं, इसीलिए दे प्रिपेयर फ्रॉम होम। तो मेरा भी यही प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं आई प्रिपेयर फ्रॉम होम। लेकिन अगर आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, यू आर एबल टू राइट आंसर्स प्रॉपरली। ओके, तो ऑनलाइन आजकल बहुत सारे माध्यम है। आप टेलीग्राम से ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन गिव आंसर्स टू देम, दे कैन चेक, यू कैन आल्सो चेक अदर्स आंसर्स एज वेल। तो ऑनलाइन मोड में प्रिपरेशन आजकल बहुत इजी हो गया है। सो राइट, हाउ टू डू रिविजन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट along with ongoing subject and how to make daily plans and targets, please help me sir. Okay, सो अगेन रिविजन वाला बात आई वुड से कि यही है कि आप जैसे आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसको रिवाइज कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाइए, उसको कंप्लीट करके फिर प्रीवियस वाला सब्जेक्ट आप रिवाइज कीजिए। दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड। उसके बाद आपने जब 2-3 बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव फुल लेंथ टेस्ट सीरीज GS1 का, तो उसमें आप 3-4 सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपने ऑलरेडी 2-3 बार हर टॉपिक को रिवाइज कर लिया है। तो यू कैन do that in that fashion, revision. Okay. I get anxious when it comes to performing on the day of the exam. Is yoga helpful for curing such problems? Definitely. I would say कि yes, आप योगा डेली कर सकते हैं सुबह में। आधे घंटे से ज़्यादा मत कीजिएगा, आधे घंटे 45 मिनट इज मोर देन एनफ। उससे क्या होता है कि आपका मेंटल अलर्टनेस बनी रहती है। सो एंड जो होता है कि अगर आपका नर्वसनेस का बात होता है, नर्वसनेस को कॉन्कर करने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें। जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका नर्वसनेस कम होगा। आई कैन अंडरस्टैंड क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन चालू किया था एंड उस समय मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होता था जब आंसर राइटिंग करता था। लेकिन धीरे-धीरे आप जब भी ज़्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, तो आपका धीरे-धीरे नर्वसनेस कम होगा। तो द बेस्ट वे टू टैकल नर्वसनेस एंड फियर इज़ टू टैकल इट हेड ऑन। ठीक है? दैट वुड बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर मी। ओके। व्हाट इज़ इट? रिवाइज़ डिटेल नोट्स से करना है ना? यस, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उससे रिवीजन करना होगा, राइट? नोट्स इसीलिए बनाया जाता है जिससे आप कम समय में यू कैन रिवाइज द टॉपिक्स। ओके, एंड डेली प्लान्स आई वुड सजेस्ट कि डेली प्लान से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो डेली प्लान से ज़्यादा आप बाई वीकली प्लान्स कर सकते हो। 20 दिन का प्लान ले सकते हो, 15 दिन का प्लान ले सकते हो, जिससे यू हैव अ लेग रूम कि जिससे आप किसी दिन क्या होता है कि यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, तो उस दिन आप थोड़ा कम पढ़ लिए, 8 आवर्स पढ़ लिए। किस दिन यू आर इन अ गुड मूड एंड यू आर एबल टू कंसंट्रेट, उस दिन आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, 10 आवर्स। तो अगर आपके पास 10 से 15 डेज का टारगेट रहेगा, तो you have much more legroom to complete your targets. So I would say this.
कंसिस्टेंसी इन प्रिपरेशन, देखिए कंसिस्टेंसी तो आपको लाना है, बट आई वुड से कि कंसिस्टेंसी तभी प्रिपेयर होता है व्हेन एवर यू आर मेंटली नॉट स्ट्रेस्ड। बहुत लोग क्या होता है कि दे यूज टू टेक सो मच स्ट्रेस, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा दे यूज टू स्टडी, कि उनका मेंटल फटीग आ जाता है, तो दे आर नॉट एबल टू कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर दैट लॉन्ग। अगर आप कुछ लिमिट में रह के करोगे, 8 से 9 आवर्स अगर आप डेली करोगे, तो इन दैट वे यू कैन मेंटेन कंसिस्टेंसी। ओके, और उसके बाद व्हेन आई सेड कि गो टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, गो टॉक टू योर फ्रेंड्स, उससे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रिलीव होता है, एंड देन अगेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे फीलिंग completely rejuvenated, and you can consistently study for the next day as well। इस तरीके से यस, सो आई गेस 1 आवर्स हो गए हैं, सो लेट्स wrap it up the topic, wrap it up the session here. Thank you so much for attending. It was really nice to talk to all of you.